हमारे लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति ही हमारे लिए प्रेरणा का विषय है। आज आप हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, हम सभी को मार्गदर्शन करें, हमारा उत्साह बढ़ाएं। आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित भुवनेश्वर से हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय समीर मोहंती जी और हमारे विपक्ष के नेता प्रदीप्ता नायक जी, यहाँ मेरे साथ उपस्थित भारत सरकार में मंत्री सम्माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारे सहयोगी श्री बैजयंत पांडा जी, हमारे केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी जी और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी, सुंदरगढ़ से जुड़े हुए हमारे पूर्व में मंत्री रहे वरिष्ठ नेता जुएल ओराम जी, हमारे बारीपाड़ा से जुड़े हुए विश्वेश्वर तुड्डू जी और बारगढ़ से जुड़े हुए सुरेश पुजारी जी, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री सौदान सिंह जी जो हम सब के साथ यहाँ जुड़े हैं, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी और हमारे 6 स्थानों से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बंधु। आज मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे उड़ीसा के 6 स्थानों पर जहाँ कार्यालय बनकर के तैयार हुए हैं उनका श्री गणेश करने का, उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज सच में उड़ीसा भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही खुशी का विषय है, हम सब के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि भव्य मंदिर, भव्य कार्यालय हमारे बने हैं और उनको समर्पित करने का, लोकार्पण करने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं इसके लिए उड़ीसा की इकाई को बधाई देना चाहता हूँ, उड़ीसा के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूँ और ये जो कार्यालय निर्माण समिति का कार्य देख रहे रविंद्र राजू जी और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को भी मैं बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस काम को पूरा किया है। मित्रों, 2014 में सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तो उस समय उन्होंने एक कल्पना हम सब के सामने रखी थी और उस समय के अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी से उन्होंने चर्चा की थी कि हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हर जिले में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हो। भाई अमित शाह जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी पर थे और उन्होंने इस कार्यक्रम को अमली जामा पहनाया
और एक भव्य योजना बनाई कि लगभग हमारे 700 से ज़्यादा जो ज़िले हैं उसमें हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बनाएंगे। आज मुझे खुशी होती है आपके साथ शेयर करते हुए कि लगभग हमारे 400 कार्यालय बन करके तैयार हैं और लगभग 200 कार्यालयों पर काम चल रहा है और बाकी सब स्थानों पर ज़मीन देखने का काम चल रहा है। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो इस तरीके से कार्यालय के निर्माण को भी प्राथमिकता दे करके उसको कार्य में जुटी रहती है और जुटी हुई है और आज उसको हम पूरा कर रहे हैं। मित्रों, हमने ये कार्यालय देखे, अभी जब मैं उद्घाटन कर रहा था तो एक वीडियो क्लिपिंग के रूप में हमने उन कार्यालयों का बाहर से हमने उसको देखा है। ये कार्यालय मॉडर्न व्यवस्थाओं के साथ सुसज्जित हैं। फिर चाहे उसमें कॉन्फ्रेंस हॉल का सवाल हो, फिर चाहे उसमें मीटिंग हॉल का सवाल हो, फिर चाहे उसमें डिजिटल वर्किंग के लिए जो सुविधाएं चाहिए होती हैं उसका विषय हो, फिर चाहे ई लाइब्रेरी का विषय हो, सभी पर काम हुआ है और ये कार्यालय मोस्ट मॉडर्न वेल इक्विप्ड कार्यालय हैं। मैं जहां इनको आप सबके लिए समर्पित करता हूं, वहीं एक बार पुनः कार्यालय निर्माण समिति को उड़ीसा की उसको मैं बधाई देता हूं जिसने रिकॉर्ड टाइम में ये कार्यालय बनाए हैं और ये समर्पित किए हैं। हमें यह भी मालूम है कि आगे चल करके 6 कार्यालय का काम शुरू होने वाला है और बहुत जल्दी उसका भी काम आप शुरू करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि समीर मोहंती जी के नेतृत्व में यह कार्यालय भी जल्द से जल्द बन करके तैयार होंगे। मित्रों, यह कार्यालय सिर्फ कोई ढांचा या कोई बिल्डिंग नहीं होती, यह कार्यालय हमारे संस्कार केंद्र होते हैं और यह हमारे को पार्टी के साथ जोड़ने में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। मैं कई बार ये चर्चा करता हूं कि कई लोगों के कार्यालय परिवार के अपने घरों से चलते हैं। जो कार्यालय घरों से चलते हैं वो परिवार की पार्टी बन जाती है और जो कार्यालय से पार्टी चलती है वह पार्टी ही परिवार बन जाती है। इस बात को हमको समझना चाहिए, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है उसके पीछे कुछ संस्कार है। हम लोग जब युवा काल में हुआ करते थे तो हम लोग कहते थे कार्यालय आओ, हम कार्यालय में आपसे बात करेंगे। कार्यालय सिर्फ बैठने की जगह नहीं है, कार्यालय सिर्फ लाइब्रेरी का इस्तेमाल करने की जगह नहीं है, कार्यालय एक संस्कार देने की जगह है जहां पार्टी के प्रति कार्यकर्ता जीवन भर समर्पित होकर के काम करने की प्रेरणा पाता है, उसको हम कार्यालय कहते हैं। मैं कई बार ये कहा करता हूं कि देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन ऑफिस एंड कार्यालय। ऑफिस वो होता है जो 10 बजे खुलता है, 5 बजे बंद हो जाता है। कार्यालय वो होता है जो 24/7 चलता है, 365 दिन चलता है और हमेशा वहां पर कार्यकर्ताओं के समस्याओं के समाधान का तरीका होता है और समाधान के लिए वहां व्यवस्थाएं होती हैं। हम हमेशा ये कहते हैं कि पार्टी के संस्कारों को प्राप्त करने के लिए कार्यालय एक उचित स्थान होता है। इसलिए मित्रों, इस कार्यालय के इनफॉर्मल ट्रेनिंग का भी ये पार्ट होता है और बहुत सी चीज़ें हम फॉर्मली सीखते हैं और बहुत सी चीज़ें हम इनफॉर्मली सीखते हैं। इसलिए मेरा ये निवेदन भी रहता है कि कार्यालय का वातावरण भी उपयुक्त होना चाहिए। वैचारिक पृष्ठभूमि पर क्या रीति नीति होनी चाहिए, इसकी भी हमको चिंता करनी चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ता इन बातों की चिंता करेंगे और ये जो मोस्ट मॉडर्न कार्यालय बने हैं, अच्छी व्यवस्थाओं के साथ सुसज्जित हैं, इसका उपयोग हमारे कार्यकर्ता उठाएंगे और कार्यकर्ताओं को विकास में ये कार्यालय काम आएगा, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले ही, 1 सप्ताह पहले चुनाव में नतीजे आए। बिहार का चुनाव हुआ और कई उपचुनाव हुए, लगभग 59 के आसपास उपचुनाव हुए। खुशी होती है आपके साथ ये चर्चा करते हुए कि इन चुनाव में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया। फिर चाहे वो बिहार का चुनाव हो, फिर चाहे वो चुनाव गुजरात में 8 विधानसभा का हो, फिर चाहे वो 6-7
विधानसभा का उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हो, फिर चाहे वो मणिपुर में 4 उपचुनाव हो, फिर चाहे वो 28 मध्य प्रदेश के उपचुनाव हो, फिर चाहे वो केरल के चुनाव हो, कर्नाटक के चुनाव हो या तेलंगाना के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद भारत की जनता ने गुजरात से लेकर के मणिपुर तक और जम्मू कश्मीर लद्दाख से लेकर के कर्नाटक तक पूरा आशीर्वाद दिया है। इस बात को हमको आपके साथ शेयर करना है। और हम जानते हैं कि इस चुनाव में अगर मैं बिहार की बात करूं तो हमारे को 110 सीटें जो हमने लड़ी उसमें से 74 सीटें हमने जीती हैं। हमारा स्ट्राइक रेट 67% रहा है। मैं बिहार के कार्यकर्ताओं को और बिहार की जनता को आप सब की ओर से धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं और साधुवाद देता हूं। उन्होंने जिस तरीके से चुनाव में समर्थन दिया जनता ने और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने काम किया उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। सबसे ज्यादा हमारा स्ट्राइक रेट रहा 67%। और यह बात भी स्पष्ट हो गई कि मोदी जी के काम पर लोगों ने बिहार में मुहर लगाई है। इस बात को भी हमने समझना चाहिए। वे विकास का विषय हो, बिहार की जनता ने तय कर दिया विकासवाद चलेगा बनाम गुंडा राज। गुंडा राज को उन्होंने नामी भरी है और विकास राज को आगे बढ़ने के लिए समर्थन दिया है। मोदी जी के विकास राज को आगे बढ़ने के लिए समर्थन दिया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। हम सब जानते थे कि बिहार में लोग जाति प्रथा के विषय पर बोलते हैं। बिहार में लोग चर्चा करते हैं कि समाज बांट करके राजनीति होती है, लेकिन मोदी जी ने एक नई संस्कृति भारत को दी है और वह संस्कृति है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और बिहार की जनता ने इसी बात पर मोहर लगाई है। और साथ ही साथ हमारी युवाओं ने और हमारी महिलाओं ने विशेष करके मोदी जी का साथ दिया, मोहर लगाई और उनके नीतियों को समर्थन किया है। ये मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। ये आपको मैं चर्चा में लाना चाहता हूँ। चुनाव में बहुत तरीके की चर्चा थी। माइग्रेंट लेबरर्स के बारे में चर्चा थी, कोविड के मैनेजमेंट के बारे में चर्चा थी। सब पर बिहार की जनता ने मोहर लगा करके और देश की जनता ने मोहर लगा करके ये तय कर दिया है कि मोदी जी ने जिस तरीके से कोविड मैनेजमेंट को किया है वह अति उत्तम रहा है और उसी तरीके से 130 करोड़ देश को दृष्टि दिशा देकर के बचाने का काम किया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यह बात हमको समझनी चाहिए। और मित्रों, ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। अभी फिलहाल अमेरिका में चुनाव हुए, कोविड मैनेजमेंट, कोरोना का मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू रहा और उस पर लोगों ने अपना समर्थन और विरोध भी जताया। बड़े बड़े देश, शक्तिशाली देश, यूरोप के देश, अमेरिका, हमारे पाश्चात्य जगत के लोग, यहां पर जब कोविड मैनेजमेंट की बात कहते हैं तो हमेशा हमको महसूस होता है और हम जानते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हमसे अच्छी होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को असहाय पाया। लेकिन यहां 130 करोड़ के देश को मोदी जी ने टाइमली लॉकडाउन करके जिन तरीके से व्यवस्थाओं को खड़ा किया, 130 करोड़ की देश को बचाया भी और साथ ही साथ कोविड की लड़ाई के लिए भारत को तैयार किया, यह भी हमको समझना चाहिए। और जब मैं ये कहता हूं कि भारत को तैयार किया, तो फिर चाहे वो टेस्टिंग फैसिलिटी की बात हो, आज कोरोना से संक्रमण को टेस्ट करने की कैपेसिटी आज 15 लाख प्रतिदिन हो गई है। हमारे पास कोरोना से लड़ने के लिए डेडिकेटेड बेड्स 4.5 लाख हो गए। हमारे से कोरोना को लड़ने के लिए 3 लाख वेंटिलेटर भारत ने खुद बना करके दिए। पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं होता था, आज हम 4.5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट प्रतिदिन बना रहे हैं और अब भारत दुनिया के अन्य देशों को भी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट दे रहा है, पीपीई किट दे रहा है। इसलिए मित्रों, जहां तक व्यवस्थाओं का सवाल है, जहां तक कोविड के मैनेजमेंट का सवाल है, उसमें भारत ने अपने आप को उत्तम स्थिति में लाया है। और हम ये जरूर महसूस करते हैं कि फेटलिटी रेट, वो किसी का भी फेटलिटी हो, मॉर्टेलिटी हो, वो दुखदाई है, लेकिन उसके बावजूद भी
जिस तरीके से भारत ने इसको कंट्रोल करने का काम किया है, यह सच में मोदी जी की जिस दूरदृष्टि के साथ उन्होंने फैसले लिए उसका यह नतीजा है कि आज 130 करोड़ देश को कोरोना संक्रमण से बचाने में बहुत बड़ा योगदान हुआ है। मित्रों, सिर्फ हेल्थ के ही इशू को एड्रेस नहीं किया मोदी जी ने इसके साथ साथ इकोनॉमिक इश्यूज को भी एड्रेस किया है। फिर चाहे वो गरीब कल्याण पैकेज हो, फिर चाहे वो रोजगार योजना हो। अब जब मैं गरीब कल्याण पैकेज की बात करता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि गरीब कल्याण पैकेज की दृष्टि से यहां धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे बैठे हुए हैं। 8 करोड़ बहनों को 3 महीने के लिए गैस का सिलेंडर दिया गया ताकि लॉकडाउन की अवस्था में उनका चूल्हा जल सके। उसी तरीके से 20 करोड़ बहनों को लगभग 1500 रुपए, 500 रुपए 3 महीने के लिए देने की व्यवस्था की गई। उसी तरीके से हमारे दिव्यांग भाइयों के लिए, बहनों के लिए, हमारे विधवा बहनों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए 1,000 रुपए की व्यवस्था की गई ताकि वह भी इस लॉकडाउन की अवस्था में ठीक ढंग से अपना कार्य को चला सकें। इस तरीके से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज दिया गया। हमारे किसान भाइयों को 2,000 रुपए की किस्त वो रिलीज की गई और 8 करोड़ 56 लाख किसानों को उनको सम्मान के निधि की दृष्टि से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को उसकी 2,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट को रिलीज किया गया। साथ ही साथ सेकंड जो रिलीज करना था उसके लिए भी 17,000 करोड़ रुपए रिलीज किए गए। तो यह प्रयास किया गया कि संकट काल में, संक्रमण काल में हम आर्थिक विषयों को भी एड्रेस कर सकें। यह मोदी जी ने किया। हमें मालूम है कि संयुक्त राष्ट्र ने इसके बारे में टिप्पणी करते हुए कहा कि मोदी जी ने हेल्थ ही इशू नहीं एड्रेस किया है, इसके साथ साथ आर्थिक विषयों को भी एड्रेस किया है। उसी तरीके से डॉक्टर टेड्रोस जो डायरेक्टर जनरल है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने कहा कि मोदी जी से दुनिया को सीखना चाहिए कि सिर्फ स्वास्थ्य के इशू को नहीं बल्कि आर्थिक इश्यूज को भी उन्होंने टच करने का प्रयास किया है, उन्होंने उसको समाधान देने का प्रयास किया है, इस बात को पूरा करने का प्रयास किया है। मित्रों, अगर मैं आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ जो आत्मनिर्भर पैकेज दिया गया उसकी चर्चा करें तो हमको ध्यान में आता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आपदा को अवसर में बदलने का प्रयास किया है। 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज और 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज किसानों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसके लिए देने का योजना बनाई। और इसी के साथ साथ 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई सेक्टर को और इसी तरीके से अन्य सेक्टर्स को भी मुख्य धारा में लाने के लिए जो काम हुआ है वह सच में बहुत ही प्रशंसनीय भी है और उस पर हमको काम करना चाहिए, ये मैं निवेदन करना चाहूँगा। मैं समीर मोहंती जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आपके नेतृत्व में फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनने चाहिए। उड़ीसा के अंदर किसानों का विकास, इसकी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी को लेनी चाहिए और वह 1 लाख करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट होना है उसके बारे में किस तरीके से वो उड़ीसा की धरती पर लगे, इसकी चिंता फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से उड़ीसा के किसान करें और भारतीय जनता पार्टी उसमें एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करे, यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। मित्रों, सड़क कहां बने, मंडी कहां बने, कोल्ड स्टोरेज कहां बने, अनाज का स्टोरेज के लिए कहां बने, वैल्यू एडिशन कैसे हो सके, इन सारी बातों की चिंता किसानों के दृष्टि से आप तय करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी का पैसा आप तक पहुंचेगा और आप उस विकास को करेंगे। इस तरीके से हमको आत्मनिर्भर भारत के लिए बढ़ना है। और मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि ये इन योजनाओं को भी हम अमली जामा पहनाने में अपना पूरा योगदान कर सकें। जहां तक रोजगार कल्याण योजना का सवाल है, उसमें गंजम, बालासोर, बोलांगीर और भद्रक, ये 4 जिले ऐसे हैं जहां हमारे माइग्रेंट लेबरर्स को स्थानीय नौकरी देने के लिए प्रधानमंत्री कल्याण रोजगार योजना के तहत योजनाएं बन रही हैं। मैं निवेदन करूंगा समीर मोहंती जी से कि हम जरूर इन 4 जिलों में, गंजम में, बालासोर में, बोलांगीर में और भद्रक में, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो हमारे माइग्रेंट लेबरर्स हैं, प्रवासी मजदूर हैं, उनको
नौकरियां दिलाने का, रोजगार दिलाने का अवसर वहीं पर पैदा हो सके, इसकी भी हमको चिंता करनी चाहिए और इसके लिए हमको कार्य करना चाहिए। ऐसा मैं जरूर आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा। मैं उड़ीसा के यूनिट को इस बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूँ कि जब संक्रमण काल था, सेवा ही संगठन है, उस समय जब सारी पार्टियां लॉकडाउन हो गई थी, सरकार भी शिथिल पड़ गई थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी जान की परवाह बगैर किए हुए गरीबों के, उनको ठीक दृष्टि से लॉकडाउन की अवस्था में हर चीज मुहैया हो सके, इसके काम को उड़ीसा की भारतीय जनता पार्टी की यूनिट ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। मुझे जानकारी मिली है कि लगभग 7 लाख से ज्यादा आपने राशन पैकेट बांटे। ये छोटी घटना नहीं है। राशन किट्स तो आपने उसकी बड़ी संख्या है, लेकिन राशन किट के साथ साथ आपने राशन पैकेट्स बांटे, ये बहुत बड़ी बात है। उसी तरीके से आपने लगभग कोई 60,000 के आसपास सैनिटाइजर्स डिस्ट्रीब्यूट किए। उसी तरीके से आपने अपने फेस कवर्स को लगभग 7 लाख के आसपास फेस कवर्स आपने डिस्ट्रीब्यूट किए। मित्रों, एक पार्टी जिम्मेवार पार्टी किस तरीके से सामाजिक कार्य में रुचि लेती है और समाज के साथ खड़ी रहती है संकट के काल में, इसका उदाहरण भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और उड़ीसा उसमें पीछे नहीं रहा है। आपने बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए आपको इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आप सब लोगों ने संपर्क अभियान को भी बहुत अच्छा चलाया, वर्चुअल रैलीज की। मुझे पता है कि अमित भाई की वर्चुअल रैली हुई थी और उसमें लगभग 33 लाख लोग डिजिटली जुड़े थे। और संपर्क अभियान के साथ साथ आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसेस से भी आपने पार्टी को जागृत रखा है, इसके लिए आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। और मैं ये महसूस करता हूं कि विपत्ति काल में भी आप सब लोग एक्टिव रहे, आपने समाज को संभाल के रखा और उसकी चिंता की। माइग्रेंट लेबरर्स के लिए आपने चिंता की, उनकी ठीक व्यवस्था हो सके, वो ठीक ठाक सुरक्षित घर पहुंच सके, इसकी आपने चिंता की है। और अब मेरा निवेदन है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत जो 4 जिले आपके लिए गए हैं, उनकी भी आप चिंता करें और रोजगार के अवसर वहां पर पैदा होंगे, उसमें उन लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मित्रों, केंद्र में सरकार हमारी है, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि उड़ीसा की धरती पर भी सारे कार्यक्रम अच्छे ढंग से हों और सारे तरीके से जो कार्यक्रम चल रहे हैं विकास के, उसमें उड़ीसा भी आगे आए। मैं निवेदन करूंगा प्रदेश के अध्यक्ष और सारी टीम से कि जो केंद्रीय कार्यक्रम हैं उनको भी ठीक ढंग से लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी हम चिंता करें। हमें निश्चित रूप से दुख होता है, मैं स्वास्थ्य मंत्री था, मैं चाहता था कि आत्मनिर्भर भारत वहाँ पर लगे और आत्मनिर्भर भारत की योजना, आयुष्मान भारत, ये योजना नीचे धरती पर उतरे, पर यह उतर नहीं सकी। हमारे बहुत से गरीब लोग स्वास्थ्य की सुविधाओं से वंचित रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ मैं मंत्री था तो उस समय हमने बड़ा प्रयास किया, लेकिन वो नहीं हो पाया। आज भी मैं कहता हूं कि आयुष्मान भारत को लागू करना चाहिए और उड़ीसा की गरीब जनता की स्वास्थ्य की चिंता जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उसको पूरा करने में हमें पूरा योगदान करना चाहिए और उड़ीसा सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए। हमें मालूम है कि दीघा गोपालपुर कोस्टल हाईवे लगभग 9,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं और ये 451 किलोमीटर की सड़क बन रही है। उसी तरीके से खोर्दा रोड बोलंगी न्यू लाइन, यह भी 3,791 करोड़ रुपए से बन रहा है। उसी तरीके से कटक अंगुल संबलपुर सड़क नेशनल हाईवे, यह भी 4,500 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। उसी तरीके से 68 किलोमीटर ये भुवनेश्वर रिंग रोड भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत भुवनेश्वर के चारों तरफ बन रही है। उसी तरीके से हमारे पारादीप पाट कोक गैसिफिकेशन प्लांट, यह भी कंस्ट्रक्ट हो रहा है। 11,300 करोड़ रुपए की लागत से खर्च हो रहा है, काम चल रहा है, जो उड़ीसा के आर्थिक जगत में एक बहुत बड़ी पहल है। इसको हमको समझना चाहिए। ऐसी मैं बहुत सी योजनाएं आपको बता सकता हूं जो मोदी जी ने यहां पर आपके यहां लागू करने का प्रयास किया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेवारी होती है कि वह लोगों को यह बताए, समझाए
कि किस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उड़ीसा के लिए काम को आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ है और विकास में आप भी सहभागी बन सके, इस बात का प्रयास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नीचे तक अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाए। मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा, आपके यहाँ कार्यालय बन रहे हैं, कार्यालय का भी आप सदुपयोग कीजिए, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर पॉलिटिकल कंटेंट के साथ राजनीतिक विषयों को लेकर के बूथ तक हमको अपने काम को बढ़ाना है। और इसके लिए चाहे हम व्हाट्सएप ग्रुप का उपयोग करें, चाहे हम डिजिटल वर्ल्ड का उपयोग करें, चाहे हम ट्विटर का उपयोग करें, लेकिन राजनीतिक कंटेंट, राजनीतिक विषय यह लोगों तक पहुंचने चाहिए, जिन विषयों के बारे में विकास की बात को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उड़ीसा के समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास किया, उड़ीसा की तकलीफों को समझते हुए वहां बदलाव लाने का प्रयास किया है। इसको हमको रखना चाहिए। 6 मेडिकल कॉलेज दिए हैं उड़ीसा को, विकास की एक नई गाथा है। मेडिकल कॉलेज एक जिले में जब आता है तो वो मेडिकल कॉलेज ही नहीं होता, वो उस जगह की पूरी रंगत को बदल देता है, तौर तरीकों को बदल देता है, विकास की एक नई कहानी शुरू हो जाती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इन सारे विषयों के बारे में मॉनिटरिंग भी करने में अपना पार्टी का कार्यकर्ता आगे रहे और साथ ही साथ इन विषयों को भी नीचे तक पहुंचाने में अपना योगदान भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करे। हम सब लोगों को प्रवास भी बढ़ाना चाहिए। पार्टी में प्रवास जरूर बढ़ाएं, लेकिन प्रवास के साथ साथ कोरोना संक्रमण के प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो करते हुए बढ़ाएं। हमको अपनी स्वास्थ्य की भी चिंता करनी है और स्वास्थ्य की चिंता करते करते पार्टी आगे कैसे बढ़े इसकी भी चिंता करनी है। आप लोगों ने उड़ीसा में पार्टी को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान किया है। मैं देख रहा था कि आपके यहाँ एक अच्छी पहल लेकर के आपने पार्टी को आगे बढ़ाया है। उस तरीके से आपने जो ट्राइबल सीट्स हैं उसमें 33 सीटों में 11 विधानसभा की सीटें आपने जीती हैं। उसी तरीके से वोट शेयर जो 2014 में आपका 21% था उसको बढ़ा करके आपने 2019 में 38% तक पहुंचाया है। और उसी तरीके से विधानसभा के चुनाव में जो 18% था उसको बढ़ा करके आप 32% तक ले गए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के उड़ीसा के यूनिट को बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। आप आगे बढ़ो, मंजिल के बहुत नजदीक पहुंच गए हो। आने वाले समय में शुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मैं स्थिति देख रहा हूं। आप पार्टी को आगे बढ़ाएं। निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर के वहां भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे और अपनी विचारधारा को प्रशस्त करेंगे और उस विचारधारा के माध्यम से मोदी जी के बताए रास्ते पर उड़ीसा को विकास की एक नई कहानी में आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप सब लोगों ने आज इस शुभ घड़ी में इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आप सबको फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी ताकत के साथ उड़ीसा आगे बढ़े और उड़ीसा की भारतीय जनता पार्टी की यूनिट आगे बढ़े, यही शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उड़ीसा। हम सभी गौरवान्वित हैं उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता